मान लीजिए कि आपने आर्म ट्विस्ट करने की अभी कोशिश की, आप अपने तरफ से सिचुएशन का फायदा उठा के, और वो उस लेवल पे आए और आपके साथ बायलेटरल के लिए तो वहाँ के कानून में कोई रुकावट नहीं है ना। बायलेटरल के तहत तो कहे कि 150% टैक्स हम इंडिया के प्रोडक्ट्स पे लगाएंगे, फिर आप देश का नुकसान करेंगे या भला करेंगे इस तरह का दबाव बनाने की कोशिश करके? आपको यहाँ के अपने एक्सपोर्टर का भी तो ध्यान रखना है ना। आज राजकुमार जी मुझे ऑफिस के अंदर आ रहे थे तो हम रास्ते में मिल गए, तो दोनों के मुंह से एक ही बात निकली, यही होना था कॉम्प्रोमाइज वाले पे कि अब जो है कांग्रेस पार्टी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। अब ये लॉजिकल कंक्लूजन दिख रहा था कि आप जितना कांग्रेस कर रही थी काम, बीजेपी आएगी इस पे कभी। देखिए, दो चीजें हैं। पहले मैं इजराइल वाली बात हो रही थी, प्रियंका गांधी को एक सवाल का जवाब देना भी चाहिए। 1948 में इजराइल बना और भारत के रिश्ते इजराइल के साथ अच्छे नहीं रहे, बल्कि भारत ने कई मौक़ों पर इजराइल का विरोध किया। हमारे रिश्ते कब सुधरना शुरू होते हैं? 1992 में, 1992 में। तब किसकी सरकार थी? पीवी नरसिंह राव की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि किसी भी देश के रिश्ते राष्ट्रीय हितों से संचालित और प्रेरित होते हैं, बिल्कुल किसी वर्ग विशेष की भावनाओं से नहीं होते। दूसरी बात, हम बार बार मुसलमानों को यह एहसास क्यों कराते हैं कि राष्ट्रीय हित से उनके हित अलग है? जैसे आप कह रहे थे, आप क्यों उनको सेंस ऑफ आइसोलेशन देना चाहते हैं? फिर वही बात है कि आप उनको डरा के रखना चाहते हैं ताकि वोट बैंक की तरह इस्तेमाल हो पाए। अब बात आती है कंप्रोमाइज की। मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी ने बोलने से पहले सोचा कि नहीं सोचा कि पीएम इज कंप्रोमाइज्ड का मतलब क्या है, कितनी सीरियस बात वो बोल रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हैं, यानी वो राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, या नहीं कर पा रहे हैं, या नहीं कर पाएंगे? नहीं, सीधा वो कह रहे नहीं कर पा रहे क्योंकि कोई ब्लैक नहीं कर रहा। इतना गंभीर आरोप आप प्रधानमंत्री पे लगा रहे हैं बिना सबूत के। चोर कह चुके हैं प्रधानमंत्री को। देखो, वो तो एक अलग चीज हो गई। आप राष्ट्रीय हितों से खिलवाड़ की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, और बिना सबूत के कर रहे हैं। दूसरा, कंप्रोमाइज की अगर हिस्ट्री में फिर आप लौट जाएंगे तो मैं आमतौर पर जो निजी संबंध है उनको सार्वजनिक चर्चाओं में लाना उचित नहीं समझता। पंडित जवाहरलाल नेहरू और लेडी एडविना के संबंधों से लेकर क्या क्या नहीं है जिस पर जवाब देने की जरूरत पड़ती है? कश्मीर को लेकर सरदार पटेल और पंडित नेहरू में मतभेद क्यों थे? इतनी रियासतों का विलय हुआ, सिर्फ कश्मीर हमारे लिए नासूर क्यों बना हुआ है? जनमत संग्रह में जल्दबाजी दिखाने की क्या जरूरत थी? बोफोर्स डील में तो सफाई मिली आज तक नहीं। वो पात्रोची कौन थे? सर वो तो वही मैंने कहा ना, बीजेपी ने तो एक यूनियन कार्बाइड में जो मेन एक्यूज था एंडरसन भागा ना, उसको अंधेरे में किसने भगवाया था? नेहरू जी के लिए 3 कॉम्प्रोमाइज, कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू उस कॉम्प्रोमाइज पर 3 बातें लिखी। अब आइए कर ही लेते हैं ये बात कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट क्यों ठुकराई, तिब्बत को रिकॉग्नाइज क्यों किया जब चीन ने कब्जा किया था, 62 की वॉर में आपने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को क्यों इग्नोर किया जब चीन, और उसके बाद चीन ने आप पर हमला भी कर दिया, आप मानने को तैयार नहीं थे। इंदिरा गांधी के लिए उन्होंने लिखा है कि फॉरेन फंडिंग होती थी केजीबी से, ये किताबों में छापा गया है, मित्रों फाइल्स में है। कचतीवू जो आइलैंड है वो तमिलनाडु के लोगों की मर्जी के बगैर आपने श्रीलंका को क्यों दे दिया? और पाकिस्तान में न्यूक्लियर रिएक्टर बन रहा था, आपको जानकारी थी, इजराइल उस पर कुछ कार्रवाई भी करना चाहता था, आपने क्यों नहीं की? राजीव गांधी ने बोफोर्स डील में जो कुछ वीपी सिंह कह के गए, यूनियन कार्बाइड का भी जिक्र किया, एंडरसन, हजारों लोगों की मौत हो गई भोपाल में, और उसका सोल करता धरता आराम से भारत से भाग भी गया। कैसे भाग गया? नहीं, भगाया गया बाकायदा, उसको पैसेज दिया आपके देश में था, आपके देश में था, आपके कानून के अंडर था, कहां से मिल गया उसको जहाज भागने के लिए? और फिर डिफेंस डिसीजंस में परिवार के क्लोज लिंक्स, लोगों का इन्फ्लुएंस होता था। क्वातुर्ची की कितनी कहानियां हम लोगों ने सुनी है। फिर सोनिया गांधी को भी लिया आई आज बीजेपी। सोनिया गांधी ने कहा कि शैडो प्राइम मिनिस्टर आप बनी 10 साल। नेशनल हेराल्ड केस में हजारों की संपत्ति आपने परिवार की कंपनियों के नाम कराई, और फॉरेन फाउंडेशंस के साथ आपके लिंक आते हैं, सोरोस और फलाना ढिमाना।